हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज। अब जुलाई का महीना शुरू हो गया है। हम जुलाई के देखेंगे सब एमसीक्यू फॉर्मेट में जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर करते जा रहे हैं। एमसीक्यू फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन स्टैटिक का भी है, अब ये न्यूज़ में भी है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस तो कर नहीं सकते। चिलिका लेक की लोकेशन कहाँ पे है? अगर किसी को पता है ठीक है, वरना एलिमिनेशन मेथड याद नहीं चलेगा। सीधी सीधी बात होती है, भाई उड़ीसा में चिलिका लेक है। अब चिलिका लेक तो होगी उड़ीसा में, बात ठीक है, पर ये न्यूज़ में क्यों आई है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। आप देखिए, सबसे पहली बात, वेंटरिंग ग्राउंड्स ऑफ द बर्ड्स। यहां पे अलग अलग किस्म के पक्षी रुकने आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। आपने देखा होगा माइग्रेशन बहुत बहुत हजारों किलोमीटर की करते हैं बर्ड्स। तो चिलिका लेक, अगर ये हमारा इंडिया है, उड़ीसा में चिलिका लेक में बहुत सारे पक्षी ठहरते हैं आगे माइग्रेशन लेने के लिए, या यहां से कई बार सेंट्रल एशिया की तरफ उड़ने के लिए कई पक्षी रुकते हैं। तो ये वेंटरिंग ग्राउंड्स है, उनके रुकने की जगह है। इसके बाद आगे देखेंगे इसकी खासियत। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग एक मैप बना दी गया है माइग्रेशन इंटरनेशनल। आप देख सकते हैं वर्ल्ड फ्लाईवेज कहा जाता है। जैसे हाईवे होता है, ऐसे फ्लाईवे होता है पक्षियों का। जो पक्षी होते हैं अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से चलते हैं, उस हिसाब से अपना इन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। इंडिया आप देख सकते हैं यहां पे आ रहा है, तो एक सेंट्रल एशिया का एक पूरा एक वर्ल्ड फ्लाईवे है, वर्ल्ड फ्लाईवे, माइग्रेटरी बर्ड्स का रुकने की जगह। तो चिलिका लेक भी एक इंपॉर्टेंट लेक आती है। आगे देखेंगे इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन आप स्पेलिंग देख सकते हो, इरावदी डॉल्फिन। अभी डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉल्फिन जनरली ब्लाइंड डॉल्फिन है, मडी वाटर्स में रह रह के इवॉल्व होके ये एक ब्लाइंड डॉल्फिन बन चुकी है। अब जो इरावदी डॉल्फिन है वो चिलिका लेक में मिलती है, पर इसमें इसे और भी जानवर मिलते होंगे। डॉल्फिन ये क्यों? क्योंकि ये डॉल्फिन भी न्यूज में है। पहले हम देखेंगे ये और कहां कहां मिलती है। सारी न्यूज कनेक्टेड और सारी ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग बातें एक लेक के रिलेटेड आ चुकी हैं। मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर आप देख सकते हैं, हमें ये रिवर अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है। इरावदी डॉल्फिन जो चिलिका लेक में मिली है वो यहां पे भी मिलेगी। आप देख सकते हैं ये जो मेकोंग रिवर है ये गिरती है यहाँ पे, ये जो जगह है जहां पे फॉल होगी उसे हम कहते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जाके ये गिरती है। ये अब ये रिवर फॉलो तो कर रही है, ये जितने भी देश हैं ये सारे 6 के 6 देश में जाके गिरेगी। चाहे ये म्यांमार हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, लाओस, वियतनाम। ऑफ कोर्स भूलने की तो बात है ही नहीं, इतना बड़ा मैप है, चाइना में तो है ही। 6 के 6 देश आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 6 देशों में से निकल के आगे साउथ चाइना सी में ये जाके गिरती है। अब इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे भी मिलती है। नेक्स्ट बात देखेंगे हम इंपॉर्टेंट एक ही न्यूज से रिलेटेड। जो इरावदी डॉल्फिन है उसको एक स्टेटस मिला हुआ है इंडेंजर्ड स्पीशीज का, वो खतरे में है ये स्पीशीज। और ये देता कौन है? ये IUCN वाले देते हैं। जितने भी किस्म के पक्षी हैं, जानवर हैं, उन्हें इसी संस्था का काम है कि सबको एक स्टेटस देना। कहीं वो खत्म तो नहीं होगी, कहीं वो ठीक है, ये बिल्कुल ही वाइल्ड से खत्म हो जाएगी। IUCN की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है क्या? नेचर को बचाएं, और नेचर में तो जानवर पक्षी यही आते हैं। और बनी कहाँ थी? फ्रांस, 1948 फ्रांस की संस्था है। IUCN कई किस्म के स्टेटस देती है, आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है ये टोटल है कितने। ये टोटल 7 स्टेटस देती है। अब इसमें से इंडेंजर्ड स्पीशीज का कहाँ पे है जी? ये तो इरावदी डॉल्फिन इंडेंजर्ड है IUCN की। अब यहाँ पे 2 वर्ड देख रहे होगे आप, एक है एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। दोनों में फर्क है। एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया कि वो पूरे तरीके से जानवर पूरे तरीके से खत्म हो चुका, अब ये धरती पे कहीं नहीं मिलेगा। पर जो आप देख रहे हो EW एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, अब ये जंगलों में ये कहीं ओपन नहीं मिल सकता। इसकी एक अलग हैबिटेट, अलग जगह बना दी जाएगी उसको बचाने के लिए, ताकि जानवर पूरे तरीके से धरती से नकरा हो जाए। तो ये वर्ड नोट करो,
इन सीतू, इन सीतू, इनको जब अलग जानवर को ले लिया जाए और अलग हैबिटेट में रखे ताकि खत्म ना हो जाए, स्पेशल हैबिटेट, उसे कहते हैं इन सीतू कंजर्वेशन। एक्स सीतू होती है कि भाई जानवर बाहर घूम रहा है, इन सीतू कंजर्वेशन होगी इनकी। ठीक है जी, हमने कितना कुछ सीखा। अब बात क्या है, चिलिका लेक में इतना कुछ है, इतना कुछ है, हम पढ़ते थक सकते हैं। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर, अगर आप देखेंगे पहले बात, ब्रैकिश वाटर एक कोस्टल एरिया के पास ही होगा, ऐसे कहीं इनलैंड वाटर में नहीं होगा। अब नॉर्मली पानी आएगा जाके समुद्र में मिक्स हो जाएगा। अगर हमको यहाँ से पंपिंग जैसे लगाया, कोई वेल में निकाल दे, तो नीचे तो ग्राउंड वाटर, थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर आसपास होगा कोस्ट के। इसके ही पास में एक वाटर होता है ब्रैकिश वाटर, पर कोस्टल एरिया के पास। आप जरूर जानते होंगे केरला जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। केरला जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा आपको ब्रैकिश वाटर लेक्स मिलेंगी। वहां घूमने के लिए आपको सबसे ज्यादा ब्रैकिश वाटर लेक्स भी मिलेंगी। और तो हम तो चिलिका लेक कर रहे हैं, हम तो बीच में एक्स्ट्रा वर्ड देख लिए किसको कहा जाता है निकनेम। तो ब्रैकिश वाटर, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। एक सेकेंड, का कलर चेंज, हाँ अभी ठीक है, दोबारा लिख, इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे, आप यहां पे नोटिस करिए, वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट लेगून। ये एक टिपिकल लेगून की फोटो है। ऐसा लेगून दिखता कैसा है, चिलिका लेक का लेगून थोड़ा अलग है, पर लगून होता कैसा है? लगून होता है अगर छोटा सा लैंड का एरिया अगर मेजर वाटर एरिया से अलग, थोड़ा सा पानी अलग निकाल दे, समुद्र से जैसे अलग करा हुआ, उसे कहते हैं लगून। तो चिलिका लेक वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून भी है। जो ये एरिया होता है, ये जमीन जो अलग कर रही है पानी को, इस जमीन को भी कुछ कहा जाता है। इस्थमस, इस्थमस कहते हैं इस जमीन को जो पानी, दोनों पानियों को अलग करे। ठीक है जी, सेकेंड एमसीक्यू पे आ जाए। इन जून, ब्लू पेंजी was named as the official butterfly of which state और यूटी। तो ये तितली कहाँ की ऑफिशियल बटरफ्लाई बन चुकी है? अब आंसर हो सकता, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी, या तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर। हमें याद रखना है जम्मू कश्मीर की है। आंसर है इसका सिंपल, J&K की ब्लू पेंसी। अच्छा, आप बता सकते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट है कि यूटी है? अभी 370 जो आर्टिकल 370 था, उसके हटने के बाद J&K और लद्दाख एक यूटी बन चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूटी बन चुके हैं। ठीक है जी, आगे हम देखते जाएंगे, सारी बात नोटिस करते जाएंगे। जो जम्मू कश्मीर है, आपको बात याद रखनी है, ये सिंपल यूटी नहीं है, यूटी विद लेजिस्लेचर है। यूटी विद लेजिस्लेचर मतलब यहां पे इलेक्शन होंगे जहां पे पूरी लेजिस्लेचर बैठेगी, एमएलए आएंगे। बाकी यूटी चंडीगढ़ में तो ऐसा नहीं होता, आपने देखा है, म्यूनिसिपल के इलेक्शन होंगे चंडीगढ़ में, पर यहां पे जम्मू कश्मीर में यूटी। इसके अलावा ऐसी ही दिल्ली भी एक ऐसी ही जगह आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल है वहां पे, ऐसे ही पुडुचेरी है। तो ये भी यूटी प्लस लेजिस्लेचर, J&K, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब आगे देखते हैं, ब्लू पेंसी जो बटरफ्लाई ऐसे दिखती है, एक टिपिकल फोटो हमने देख ली, माइंड में विजुलाइज भी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की है जी। इसके अलावा ये जो बटरफ्लाई है, ये एक एरिया में मिलती है। इस एरिया को हम जनरली कह देते हैं, इस एरिया को हम जनरली कह देते हैं साउथ ईस्ट एशिया।
आपको पता होना चाहिए ये एरिया बटरफ्लाई के लिए चाहे इतना इंपॉर्टेंट, पर ये एरिया बहुत न्यूज में रहता है। तो भाई साउथ ईस्ट एशिया किसे कहा जाता है? ये सारे देश, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, यहां तक ईस्ट तिमोर का एरिया, यहां तक मोटी मोटी बात देखें आपको याद होना चाहिए, कम से कम ये 4-5 देश आपको याद होने चाहिए कि इस एरिया को साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं आसियान के जो मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं इनके, मेंबर्स कितने हैं इनके, और उनके नेम प्लीज कमेंट में बताइएगा। इनके मेंबर्स कितने हैं, उनका नाम क्या है। कोई आसियान हमेशा न्यूज में रहता है। हमने पीछे एग्रीमेंट भी करना था आसियान के साथ, पर वो हमारे फार्मर्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ा सकता था, इस वजह से मोदी जी जब गए आसियान मीटिंग में तो वो कैंसिल हो गया। आगे देखेंगे, 3rd नंबर पे आ जाएंगे हम। वेरी नाइस, ये क्या है क्या ये इतना मुश्किल नाम करके? ये एक सी पोर्ट है, चलो सोच, बंदरगाह है एक, ठीक है, कहां पे है? अब ये तो क्वेश्चन है, या तो पता होगा या नहीं पता होगा, अभी डायरेक्ट कैसे आइडिया भी नहीं लग सकता इसके नाम से। पर हमें एक बात तो पता है, हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पेपर में करंट अफेयर्स आएंगे, तो करंटली अगर कोई थोड़ा सा दिमाग लगाए तो मोदी जी अभी कहीं जाके हैं, न्यूज में जो देश आ रहे हैं ये तीनों ही देश न्यूज में नहीं है किसी वजह से, पिछले कुछ महीनों से न्यूज में भी एक ही है। तो ये सी पोर्ट भी इजिप्ट का है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट की ही न्यूज आनी चाहिए, तो करंट के रिलेटेड निकाल सकते हैं हम। इजिप्ट का है ये। हम इजिप्ट देखते हैं कहां पड़ता है। इजिप्ट पड़ता है, देखो 7 के देश हैं, लीबिया, 7 के हैं सूडान, हमने पिछली वीडियो में लीबिया बताया था, गद्दाफी लीबिया से हैं, जिनका ब्रेन चाइल्ड है अफ्रीकन यूनियन बनाना, पिछली वीडियो बिल्कुल देखें। इजिप्ट की राजधानी हमने देख ली कायरो, चलो ये भी ठीक है। इजिप्ट के पास पड़ता क्या है? मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, इस साइड से रेड सी पड़ता है, हमें पता होना चाहिए। एक साइड से मेडिटेरेनियन सी भी टच करेगा, एक साइड से रेड सी भी करेगा। ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं हम सुएज कनाल। सुएज कनाल 1956 की बनी हुई है कनाल है, सुएज कनाल। अब एक एरिया यहां पे भी जा रहा है, ये इसको भी हम क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ एक्वाबा। गल्फ, ये जो एरिया इस साइड का है ये है गल्फ ऑफ एक्वाबा, ये जो है सुएज कनाल। अब बात उठती है थोड़ी और, अगर इसको हम थोड़ा सा हटाएं, ये जो एरिया था ये सारा एक एरिया, आप पता है आपको पेनिनसुला किसे कहा जाता है? पेनिनसुला, पेनिनसुला उसे कहा जाता है 3 जगह से पानी से कवर हो। इंडिया का आप देखेंगे ऐसे करके बढ़ता है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, ये भी कुछ ऐसी साइड दिखते हैं। तो इस पेनिनसुला को क्या कहते हैं? इस पेनिनसुला को कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्योंकि इजिप्ट मोदी जी बार बार जा रहे हैं, हमने रिपब्लिक डे पे भी अब्दुल फतेह अल सीसी जी जो वहां के हमने बुलाए थे, तो हमें पता होना चाहिए कि सिनाई पेनिनसुला है, राजधानी कायरो है, यहाँ रेड सी, सुएज, गल्फ ऑफ एक्वा, मेडिटेरेनियन सी, ये आसपास के हमें थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। आगे देखेंगे, अगर आप देखेंगे वेरी नाइस पड़ता का है, अगर हम यहां देखें, ये जो आपको थोड़ा सा एरिया दिख रहा है जहां पे अभी मार्कर, ये एरिया यहां पड़ता, अगर आप देखेंगे, देखिए सूडान नीचे से आ जाएगा, वेरी नाइस यहां पड़ता है। अब ये न्यूज में क्या है, इस सी पोर्ट में क्या हुआ है, यहां महात्मा बुद्ध के स्टैचू मिले हैं, महात्मा बुद्ध के कुछ स्टैचू मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है कैसे हमारे एंशिएंट लिंक्स रहे हैं, एंशिएंट इंडिया के लिंक्स रहे हैं। गलेरी टेस्ट, गलेरी टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, ठीक है, डिटेक्ट करता है कौन सा डिजीज। बलेरी टेस्ट एक डिजीज, अभी कंफ्यूजन हो सकती है, इंडिया कई डिजीजेस एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि एक तो टारगेट हमारा है कि भी 2047 तक हमने सिकल सेल डिजीज भी खत्म करना है, एक सिकल सेल डिजीज खत्म करना है, जो हमारे PVTGs
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनको प्रॉब्लम दे रहा है, ये खत्म करना है। एक टीबी भी हमने करनी है, टीबी मुक्त, भारत को मुक्त करना है टीबी से 2025 तक। पर जो गलेरी टेस्ट है उसका आंसर है हमारा कैंसर। हमने गलेरी टेस्ट असल में जो खत्म करना है वो है कैंसर को हम खत्म करना चाहते हैं। कैंसर डिटेक्ट करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जो डिटेक्ट ही नहीं होगा उसका आगे आगे ट्रीटमेंट निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योर और आगे तो बहुत बड़ी बात है। अब ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या करा है, आप फोटो देख सकते हैं, गलेरी टेस्ट एक टिपिकल डब्बा उसका देख सकते हैं आप, मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट। इट डिटेक्ट्स 50 टाइप्स ऑफ कैंसर। 50 किस्म के, गलेरी टेस्ट 50 किस्म के कैंसर को पता लगाता है। 85% जितने लोगों को कैंसर आ गया, जिनका निकल के आया है कि उनको कैंसर है, उसमें से 85% लोगों का ये तक बता सकता है पिन पॉइंट कि कहां है कैंसर। सिर्फ कैंसर डिटेक्ट नहीं करेगा कैंसर है कि नहीं, इतने केसों में तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी बता सकता है कि है। तो हमको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, गलेरी टेस्ट 50 टाइप्स ऑफ कैंसर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें यह बात मन में बिठा लेनी है। 5th एमसीक्यू की तरफ देखेंगे हम। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। अब ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, या तो हमें पता है या तो नहीं पता, किसी तरीके से भी एलिमिनेशन नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत एलिमिनेट करने की कोशिश करें, हम सिर्फ 21 को ही काट सकते हैं क्योंकि इस दिन तो समर सॉल्स्टिस था, योगा डे था। अब 2 या 3 चीज सब कुछ थोड़ी एक ही दिन में मनाएंगे हम। इसका असल में आंसर है 29 जून, 29 को। अब ट्रॉपिक्स कहते किसे हैं, बात तो ठीक है, चलो अंतरराष्ट्रीय दिन मनाया गया। ट्रॉपिक्स किसे कहते हैं, आपको याद करिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कहां से, इंडिया के बीचों में कौन सी निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। हम नोटिस करो, ये हमारा प्यारा भारत, ये आप विजिट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से निकल के जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहां से निकल, ये तो बहुत नीचे है। इन दोनों एरिया के बीच का जो एरिया है, इन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक्स। ये जो एरिया है ये हो गया ट्रॉपिक्स। आप देख ही सकते हैं यहां पे लिखा हुआ बाकी सब, ये है ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स एरिया में क्या होता है, जो सूरज, हमारी धरती भी थोड़ी टिल्टेड है, जो सूरज है उसकी जो इन दोनों डायरेक्शन से कभी बाहर नहीं जाएगा। अगर धरती यहां पे है, सूरज है जो टिल्ट होगा, तो सूरज की यहां पे डायरेक्ट लाइट आएगी, यहां पे थोड़ी सलांटिंग करके सनलाइट जाएगी, तो सूरज इन दो एरिया से कभी बाहर नहीं जाएगा, ट्रॉपिक्स कहा जाता है। अगली बात आप देखो, जो ये लाइन है, ये लाइन है हमारी 30 डिग्री, एक नीचे भी ऐसी लाइन है। 30 डिग्री को हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर यहां नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड। 30 डिग्री को हम हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड, घोड़ा। अब क्यों कहा जाता है, एक टाइम पे अरब के लोग बहुत यहां से ट्रेवल करा करते थे। जब ये एरिया 30 के आसपास हाई प्रेशर एरिया, जब विंड्स यहां पे प्रॉपर नहीं चलती थी, तो विंड्स के प्रॉपर ना चलने की वजह से उनका भार बढ़ जाता था, तो शिप आगे चलती नहीं थी, तो बहुत घोड़े घेरा करते थे, अपनी शिप से सीधा समुद्र में घेर देते थे। इस वजह से इसका नाम ही इस एरिया का हॉर्स लैटिट्यूड हो गया। हम अगली फोटो में समझेंगे। आप देख सकते हो यहां पे हाई प्रेशर एरिया, हॉर्स लैटिट्यूड, हाई प्रेशर एरिया। अब बिल्कुल नहीं भूलना हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं, 30 डिग्री था। हाई प्रेशर जब यहां से विंड घूमती है बीच में इक्वेटर की तरफ, तो वो होती है ट्रेड विंड्स। पर जब हवा घूम जाती है अंटार्कटिका की तरफ, वेस्टर्लीज, यहां से भी हवा उधर घूम जाए ठंडे एरिया की तरफ, वेस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स कब बनती है, जब वो इक्वेटर की तरफ है। अब इक्वेटर की तरफ ऐसे भी तो जा सकती थी हवा, हवा ऐसे ही क्यों मुड़ती है, या हवा की डायरेक्शन ऐसे क्यों नहीं,
यहां पे हमें समझना होता है एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा इस साइड के हमेशा ऐसे घूमेगी और जो हमारे इधर के ये ट्रेड विंड्स हमेशा ऐसे ही आएंगे। इन्हें डायरेक्शन आपको याद रखिए, ज्योग्राफिकली आपके इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस फोर्स ही है। कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं होती, धरती का घूमना होता है, क्योंकि धरती भी बहुत ज्यादा स्पीड पे घूम रही है। उसके घूमने की वजह से जो कोरियोलिस फोर्स पैदा होगी, वो फोर्स उसके घूमने से वो हवा को भी तो कुछ अफेक्ट करेगी, तो इन हवा को इस वजह से ऐसे अफेक्ट करती हैं। बाकी ट्रेड विंड्स आपको याद आ ही रहा होगा, हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा है कि ट्रेड विंड्स चलती हैं थोड़ा इक्वेटर के पास को होके चलती हैं, जो इंडियन मॉनसून को हेल्प करती हैं। एल निनो की वजह से ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, जिस वजह से हमारा मॉनसून खराब हो जाता है। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पुरानी वीडियो देखिए, अगर नहीं देखी नई वीडियो आ जाएगी, रोज डालते रहेंगे हम वीडियो, अपडेट रहेंगे। थैंक यू सो मच।